एनी मैन हु मस्ट से आई एम द किंग इज नो ट्रू किंग, मतलब जिसे अपने राजा होने का ऐलान करना पड़ता है वो सच में राजा नहीं हो सकता है। प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज आर मार्टिन की ये पंक्तियां आज के दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। जिस तरीके से ट्रंप को बीते एक महीने में हर दिन चीख चीख कर कहना पड़ रहा है मैं सही हूं, ईरान के साथ ये जंग मैं जीत चुका हूं, मैं विश्व गुरु हूं, ईरान को मैंने मिट्टी में मिला दिया है, ये सब देखकर सुनकर तो यही लगता है कि अमेरिका अभी सच्ची जीत से कोसों मील दूर है। अगर जीत के आसपास भी अमेरिका होता तो ट्रंप को हर दूसरे दिन हर दूसरे घंटे अपने आप को विनर डिक्लेयर करने की जरूरत ना पड़ती। And we've won. Let me say, we've won. Oh, I think we've won. We've already won in many ways. We've won this. This war has been won. वैसे तो ट्रंप पूरे साल ही फूल्स डे मनाते आता है, लेकिन 1 अप्रैल को उसने सोचा आओ आज कुछ तूफानी करते हैं, देश को संबोधित करते हैं ऑन टेलीविजन और यह बताते हैं कि वो कितने महान हैं। और ईरान को 4 हफ्तों में उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से खत्म कर दिया है कि 3-4 हफ्ते और लग जाएंगे ईरान को फिर से खत्म करने में, हराने में। एक डबल उनो रिवर्स। Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. ट्रंप के इस विक्ट्री स्पीच के खत्म होते होते ईरान में भी तालियां बजने लगी और ईरान की सरकार ने इजराइल की तरफ कुछ और मिसाइल्स रवाना कर दिए। वैसे ट्रंप ईरान के एयरफोर्स और एयर डिफेंस को तो तबाह कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ईरान अमेरिका के एडवांस्ड F-35 समेत 30 एयरक्राफ्ट को खत्म कर चुका है और अब IRGC कह रहा है कि 3 अप्रैल को एक और फाइटर उन्होंने मार गिराया। अमेरिका और इजराइल के लिए इस जंग की स्ट्रेटजी शुरुआत से ही उल्टी पड़ती दिख रही है और अब तो आलम यह है कि वहां छटाई चल रही है। सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने युद्ध के बीचों बीच आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को इस्तीफा देने को बोल दिया है। कहा जा रहा है कि जनरल जॉर्ज हेग्सेथ से ग्राउंड इन्वेजन के मामले को लेकर सहमत नहीं थे, इसीलिए उन्हें रास्ता दिखा दिया गया है। शायद जनरल जॉर्ज अच्छे से समझते हो, मालूम है उन्हें कि ऐसे टेरेन में इस समय सैनिक भेजना बहुत से अमेरिकी जाने ले सकता है। कई और सीनियर अफसर को भी अभी हटाया जा रहा है, अमेरिका इतना युद्ध जीत रहा है। उधर ट्रंप ईरान को हराने के बाद अपने टीम के परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा खुश हैं कि पैम बॉन्डी और क्रिस्टी नियोम की नौकरी खाने के बाद कैश पटेल और तुलसी गबार्ड का भी नंबर आ सकता है गुड बाय बोलने का अपनी नौकरी से। शायद ट्रंप को समझ में आ रहा है कि उसके करीबी लोग उसका पोपट बना रहे थे काफी दिनों से, इसीलिए कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक और लेबर सेक्रेटरी लॉरी शैवेज की नौकरी भी जा सकती है। मजाक मजाक में ही सही, लेकिन ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हो पाया तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर शांति डील हो जाती है, पीस प्रपोजल पर हस्ताक्षर हो जाता है, ईरान बात मान लेता है, तो वो क्रेडिट पूरा अपने आप ले लेंगे। एडिटर, ये क्रेडिट लेने वाली बिहेवियर हमने कहीं और भी देखी थी। एनीवेज, उधर ईरान भी अच्छे से जानता है कि वो ये युद्ध जीत तो नहीं सकता है, लेकिन किसी तरीके से अगर इसी तरीके से वो डटा रहा, अड़ा रहा, तो उसका अस्तित्व तो बच जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका युद्ध नहीं जीत रहा है, ईरान युद्ध नहीं जीत रहा है, तो जीत कौन रहा है? इसका जवाब ईरान के वेस्ट में आपको नहीं मिलेगा, ईरान के ईस्ट में आपको मिलेगा। युद्ध के मैदान से हजारों किलोमीटर दूर बैठा चाइना इस वॉर का असली विनर के रूप में बाहर सामने आ रहा है, क्योंकि इस जंग के जरिए बिना कुछ मांगे हुए चाइना को वो सब कुछ मिल रहा है जो वो हमेशा से चाहता था। डॉलर कमजोर हो रहा है, अमेरिका कमजोर हो रहा है, उसकी मिलिट्री क्रेडिबिलिटी धूल में मिल रही है और उसके लीडर ऑफ द वर्ल्ड होने की जो एक छवि थी वो काफी डैमेज हो चुकी है। उसके एलाइज उसे छोड़ रहे हैं हर दूसरे दिन, इसके बारे में हमने एपिसोड करके आपको बताया था। और देश के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी उसकी कमजोरियां, उसका करप्शन, उसका हिपोक्रेसी पूरी दुनिया देख रही है। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि आपदा में अवसर चाइना कैसे ढूंढ रहा है, इस युद्ध में कौन कौन सी चीजें हैं जो चाइना को बेनिफिट कर रही है, इस जंग से दूर बैठा चाइना कैसे चुपके चुपके खेल खेल रहा है बिना एक जान गंवाए, और क्या है चाइना का असली एजेंडा, असली ऑब्जेक्टिव, और कैसे इस जंग के जरिए अमेरिका ना चाहते हुए, ना जानते हुए चाइना के हाथ में दुनिया की कमान सौंप रहा है। ट्रंप ने एक बात तो साफ कर दी, यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, कम से कम कुछ और हफ्ते चलेगा, और ज्यादा भीषण होगा, और ज्यादा खून खराबा होने वाला है। और इसीलिए आपने मार्केट्स में जबरदस्त वोलेटिलिटी देखी पिछले 24-48 घंटों में, और अभी पूरी दुनिया एक अनसर्टेनिटी के फेज से गुजर रही है।
कल क्या होगा किसी को पता नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम बॉर्डर पर टेंशन और इंटरनेशनल न्यूज एंड वॉर को तो बारीकी से फॉलो करते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है उसे इग्नोर कर देते हैं। इमरजेंसी सिर्फ मिसाइल से नहीं आती है, कभी कभी एक सीरियस बीमारी या छोटा सा एक्सीडेंट भी आपकी सारी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके बैंक बैलेंस पर एक हमला बनकर आती है। आज आप अपने फैमिली के लिए सेविंग्स कर रहे हो, लेकिन कल अगर आप ही ना होगे तो कितने दिन तक चलेगी वो सेविंग्स? जब लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो जाए तो हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और अपने परिवार की फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में सोचना हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। और यहां काम आता है एक टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, यह एक वादा है जो आपके ना रहने पर आपके परिवार के जो मेडिकल बिल्स है, ईएमआईज है, लोन्स हैं, उसके बोझ के तले दबने नहीं देगा। उन्हें आपके गैर मौजूदगी में भी बेसहारा महसूस नहीं होने देगा। ना आपके बच्चों की पढ़ाई रुकेगी, ना आपके परिवार के सिर से छत कोई छीन पाएगा। जरा सोचिए, सिर्फ 400 से 500 रुपए प्रति माह के अमाउंट पर आपको लाखों से करोड़ों रुपए तक का कवरेज मिल सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस से बड़े मेडिकल बिल्स को कवर किया जा सकता है और इमरजेंसी में आपके फैमिली को परेशानी भी नहीं होगी। यह सब मुमकिन है, बस आपको समझदार बनना होगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जाकर आप क्लिक करिए, खुद कंपेयर करिए बेस्ट सूटेबल प्लान आपके लिए, आपके परिवार के लिए। प्लान ऑनलाइन लेंगे तो 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। आपकी आज की समझदारी कल के सुरक्षा का एक संकल्प है। डू थिंक अबाउट दिस। चाइना ने क्या जीता है यह समझने से पहले यूएस ने क्या खोया है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बीते एक महीने में 15 अमेरिकन सर्विस पर्सनल की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। हालांकि इस बात पर अभी अमेरिका में बवाल छिड़ चुका है कि यह असली आंकड़े नहीं है। घायल और मृतक का जो असली नंबर है उसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर छुपा रहा है। आपको क्या लगता है, युद्ध के बीचों बीच उनकी फोटो खराब ना आए उसके लिए रिपोर्टर्स को बैन किया जा रहा है पेंटागन में बाय पीट हेग्सेथ? क्या यह हेग्सेथ इंसान आपको सच बताएगा अमेरिकन कैजुअलिटीज के बारे में? अभी हाल ही में सबसे घातक हमला हुआ सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जहां 8 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स को ईरान ने तबाह कर दिया। साथ ही साथ एक E-3 सेंट्री एवैक्स एयरक्राफ्ट को अपने शहीद ड्रोन से निशाना बनाया। यह अमेरिका के लिए बहुत घातक हमला था, क्योंकि यह विमान करीबन 400 किलोमीटर तक ड्रोन्स, मिसाइल, एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है। कौन सा हमला कहां से आ रहा है, मतलब पूरे एरिया में क्या हो रहा है, इस प्लेन से पता चल सकता था। यह पूरा कमांड एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता था, अमेरिका को एयर सुपीरियरिटी इंश्योर करता था। एक्सपर्ट्स के हिसाब से एवैक्स का डैमेज होना, नष्ट होना अमेरिका की हवाई ऑपरेशंस में खलल जरूर बन चुका है, लेकिन उसके पास 16 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं, अब 15 हो गए हैं और इनकी कीमत अब अराउंड 250-300 मिलियन डॉलर्स बताई जाती है। फिलहाल यूएसए ने इसका रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट भेज दिया है। टोटल एयरक्राफ्ट लॉस की अगर हम बात करें तो कम से कम 30 अमेरिकन एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। इसमें 16 MQ-9 रीपर सर्वेलेंस ड्रोन्स शामिल हैं। इन ड्रोन्स को दुनिया भर में खौफ के नजरों से देखा जाता है, लेकिन ईरान इन्हें बार बार गिराने में सफल हो जाता है। एक ड्रोन की कीमत $30 मिलियन से ज्यादा है। भारत ने भी इसका MQ-9B वेरिएंट खरीदा था। 31 ड्रोन्स, $3.5 बिलियन में हमने ये ड्रोन्स खरीदे हैं। इसके साथ साथ 3 F-15 फाइटर जिन्हें फ्रेंडली फायर में मार गिरा दिया गया। एक इनविजिबल टू रेडार F-35 जो ईरान ने थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल करके हिट किया। IRGC का दावा है कि 3 अप्रैल को उसने एक और फाइटर प्लेन को शूट डाउन किया है। इन सब का कुल मिलाकर जो बिल आता है अमेरिका के टैक्स पेयर्स के लिए, वो ऑलरेडी $3 बिलियन का है। यह युद्ध का आंकड़ा नहीं है, वो तो और भी ज्यादा है। लेकिन उससे भी महंगा चाइना को अब पता चल रहा है अमेरिका के कथनी और करनी में जो फर्क है वो कितना ज्यादा है। उसके हथकंडे, उसके हथियार, उसकी स्ट्रैटेजी, अब सब खुला ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है चाइना के लिए। पावर प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है। लोगों को कांप जाना चाहिए इस वॉरशिप को देखकर, लेकिन इसमें एक लॉन्ड्री रूम में आग क्या लग जाती है, 200 सैनिक यहां घायल हो जाते हैं और शिप को जंग से दूर ले जाया जाता है। 1-2 साल लगेंगे इसे रिपेयर करने में। मने अगर यह ट्रेजेडी ना होती तो यह काफी कॉमेडी सीन है कि क्या यही दुनिया का सबसे शक्तिशाली फोर्स है। और फिर अमेरिका 2400 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल कर चुका है, जिसे रिफिल करने में, फिर से बनाने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। जो थर्ड इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं 40% ये खत्म हो चुके हैं। यहां तक कि साउथ ईस्ट एशिया से इन्हें इंटरसेप्टर्स मिडिल ईस्ट में मूव करने पड़ रहे हैं, पोलैंड से भीख मांगनी पड़ रही है। तो इनके पास अब जो असला है वो खत्म हो रहा है।
ये आंकड़े चीख चीख कर दिखा रही हैं, बता रही हैं कि अमेरिका का जो ऑपरेशनल प्लान था वो एकदम फेल हो चुका है। उसने ईरान को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था और अब उसके पास विकल्प नहीं है, इसीलिए वो छटपटा रहा है। ईरान में सिविलियन ब्रिज को तबाह करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मस्ती में झूम रहे हैं सोशल मीडिया पर। वाह रे लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, आजकल ब्रिज गिराकर अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग मैन समझ रहे हो। इसीलिए जब अब चाइना अमेरिका को बोल रहा है कि कम से कम तुम थोड़ा सा टोन डाउन करो, युद्ध को रोको, तो लोग चाइना के साथ सहमति जता रहे हैं। सोचो अमेरिका कितना नीचे गिर गया है कि एक कम्युनिस्ट चाइना को ग्लोबल डिप्लोमेसी में इज्जत मिल रही है, उसकी वर्चस्वता बढ़ रही है। लेकिन यह सब एक्सीडेंट से नहीं हो रहा है, यह चाइना की सोची समझी चाल है। चाइना में एक पुरानी कहावत है जिसे वहां की सरकार ने खूब माना है, हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम। जहां अमेरिका दिन रात अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगा रहता है, वहीं चाइना अपनी शक्ति और अपने मंसूबों को छुपाकर आगे बढ़ता है। इसीलिए जी इस युद्ध में जीतने के बावजूद अपने पंख फैलाकर नाच नहीं रहे हैं किसी मोर की तरह या ट्रंप की तरह। सबसे दिलचस्प बात है कि कैसे चाइनीज स्पाई सैटेलाइट्स ने इस पूरे युद्ध में ईरान को युद्ध के मैदान के बारे में सटीक जानकारी, इंफॉर्मेशन और डेटा दी है। यहां तक कि यूएस के रेडार्स कहां हैं, प्लेन्स कहां खड़े हुए हैं, वॉरशिप की स्थिति कहां है। युद्ध में यह जानकारी बहुत कीमती होती है, खासकर कि अगर आपके पास लिमिटेड मिसाइल्स हैं जो आप दाग सकते हो अपने अपोनेंट के ऊपर। उसके ऊपर चाइना की बाइडू नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करके शहीद ड्रोन को डेडली एक्यूरेसी मिली है। निशाना ऐसा कि अमेरिका ने न पहले ऐसा कहीं देखा था, न इसके बारे में कभी सोचा था। उन्होंने सोचा कि अच्छा लॉन्च कर देंगे, अंधाधुंध रॉकेट चलाएंगे, कुछ गिर जाएंगे, लेकिन यहां तो एक प्लेन तक को टारगेट कर दिया गया। भारत सरकार को इस बात का संज्ञान करना होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी उसी समय पाकिस्तान को भी भारत के बारे में सारी जानकारी, फाइटर डेटा चाइना ने पाकिस्तान को दिया था। वही चीज आज वो ईरान के साथ कर रहा है। दूसरी बात, ईरान के पास ये घातक बैलिस्टिक्स आए कहां से? इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग कैसे पा रहा है? क्या इतना आत्मनिर्भर है ईरान एक्चुअली? दुनिया को लाख बार ना बोलने के बावजूद, मना करने के बावजूद चाइना ईरान को रॉकेट फ्यूल लगातार सप्लाई करते आया है। सोडियम पेट्रोक्लोरेट ये एक इंग्रेडिएंट होता है रॉकेट फ्यूल बनने में, ये चाइना से आता है। साथ ही एडवांस्ड रेडार सिस्टम, सेमीकंडक्टर, सेंसर और CM-302 एंटी शिप मिसाइल सप्लाई कर चुका है चाइना ईरान को। टोटल बिल $5 बिलियन जो ईरान ने चाइना को दिया है। इतनी मेहरबानी के बदले में ईरान चाइना को सस्ते में तेल बेचता है। ईरान का 80% तेल एक्सपोर्ट सिर्फ चाइना को जाता है। सैंक्शंस के बावजूद चाइना ने बीते 5 सालों में $140 बिलियन तक का तेल ईरान से खरीदा है। यह सस्ता तेल भारत भी खरीद सकता था, लेकिन यूएस से डर के हमने ईरान से मुंह फेर लिया। ना वहां का तेल खरीदा और वहां के चाबार पोर्ट से भी हम निकल आए और चाइना ने वहां बाजी मार ली। यह बात अभी अमेरिका और यूरोप को ना दिखे, लेकिन जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान पर है तो चाइना चुपचाप अमेरिका और उसकी गलतियों को स्टडी कर रहा है। यूएस टैक्टिक्स, यूएस परफॉर्मेंस, यूएस लॉजिस्टिक्स, सब कुछ रियल टाइम पर स्टडी किया जा रहा है, सैटेलाइट से ट्रैक किया जा रहा है, नोट्स लिए जा रहे हैं। साउथ चाइना सी पर मिलिटराइजेशन अलग से बढ़ रही है। कल जब ताइवान पर चाइना धमकेगा तो उसके पास अमेरिका का पूरा प्लेबुक होगा कि अमेरिका क्या कहेगा, अमेरिका क्या करेगा, क्या कर सकता है, और यह भी कि एक बार अमेरिका का कोई हथियार खत्म हो जाता है तो उसे रिप्लेनिश करने में अमेरिका को कितना समय लगेगा। यह सारा खुलासा अभी हो रहा है। पांचवी बात, यह सब चाइना कर पा रहा है अमेरिका से लोहा लिए बिना किसी रिस्क के, बिना किसी एक सैनिक को युद्ध के मैदान पर उतारे हुए, बिना किसी डिप्लोमेटिक तूतू मैं के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है किसके लिए? चाइना के लिए, और उन देशों के लिए जो चाइनीज युआन में तेल खरीद रहे हैं। अब ईरान यूरोपियन यूनियन से हॉर्मुज एक्सेस की बात भी कर रहा है। बेसिकली अमेरिका और अमेरिकन डॉलर को चाइना कमजोर कर पा रहा है बिना एक गोली चलाए। सोचिए अगर और भी देश चाइनीज युआन में तेल खरीदने लगे हॉर्मुज से निकलने के लिए, तो पेट्रो डॉलर का कल क्या होगा?
मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। चाइना ने यह सीख अच्छे से ली है। ईरान को मदद करके उसने अमेरिका को बिजी रखा है मिडिल ईस्ट के अंदर, और चाइना के बारे में उसे सोचने तक का टाइम नहीं दिया है। ट्रंप के पास अभी और कोई बैंडविड्थ ही नहीं है इस युद्ध को डील कर ले, चाइना को तो बाद में डील करेंगे। और चाइना वहां चुपचाप दुनिया को मल्टीपोलर बनाने में लगा हुआ है, अमेरिका को मात देने में लगा हुआ है। सालों से चाइना का एक ख्वाब था, दुनिया की नजरों में अमेरिका गिरे और दुनिया की नजरों में चाइना उभरे। ट्रंप ने चाइना के इस सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समझाता हूं कैसे। 2025 में जब ट्रंप वापस आते हैं व्हाइट हाउस में अपने दूसरे टर्म के लिए, तब से अमेरिका की जो छवि है वो सिकुड़ रही है। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए अमेरिका की कमिटमेंट आज ना के बराबर हो गई है। नेटो जैसे एलाइज के साथ आए दिन वो झड़प कर रहे हैं, और अब अमेरिका अपनी पावर ऐसे इस्तेमाल कर रही है, दादागिरी कर रही है, जिससे ना इंस्टीट्यूशंस, ना मार्केट्स, ना एलाइज कोई खुश नहीं है। ट्रंप बखूबी जी के उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। एक साल से कम में यह सब डिलीवर किया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। भारत को भी टैरिफ्स की ऐसी मार दी कि ट्रंप ने लिटरली मोदी को ढकेला है कि भैया जाओ चाइना से दोस्ती कर लो। सच है, मानता हूं मैं कि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन अमेरिका चाइना से भी बदतर व्यवहार कर रहा है। जिस तरीके से वेनेजुएला में उसने तख्ता पलट किया, अगवा किया, अबडक्शन किया, ग्रीनलैंड कब्जा करने की धमकियां दे रहा है, कनाडा को यूनाइटेड स्टेट्स से जोड़ रहा है, ईरान में बिना सोचे समझे हमला कर रहा है, युद्ध कर रहा है, और इस सब के साथ साथ खुद अपने एलाइज को युद्ध के बारे में ना कुछ बताया, उनसे ना कुछ पूछा, सारे एलाइज का मजाक बनाते रहा, उन्हें अपने सामने कोई वैल्यू नहीं देता रहा, यहां तक कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के पर्सनल मैसेजेस को वो पब्लिक बना देता। Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly. He's still recovering from the right to the jaw. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. अब जब आप ऐसी 8वीं फेल वाली हरकतें करोगे तो वही होना था जो जिसका अनुमान था लोगों को पिछले साल यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन्डरलैंड, इस साल 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और यूके के प्रधानमंत्री कार्ल स्टारमर, जर्मनी के चांसलर भी, ये सारे लोग बीजिंग गए, जी से मिले, ट्रेड पार्टनरशिप की बात की, और चाइना का जो वर्चस्वता था, जो एक स्टैंडिंग थी ग्लोबल स्टेज पे, उसको और ऊपर कर दिया। ट्रंप बेचारे आग बबूला होते रहे। What do you think about the UK getting into business with China? Keir Starmer was in Beijing. Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada to get into business with China. एक टाइम था जब अमेरिका को एक ग्रजिंग रिस्पेक्ट से दुनिया देखती थी, अब तो वो रिस्पेक्ट उसके दोस्त तक नहीं दे रहे हैं। सारे नेटो देशों ने युद्ध में, इस युद्ध में, इजराइल के युद्ध में अमेरिका का साथ देने से साफ मना कर दिया है। स्पेन ने अपनी एयर स्पेस यूएस मिलिट्री के लिए बंद कर दी है। फ्रांस ने अपने एयर स्पेस में इजरायली जेट्स वाली मिलिट्री सप्लाई प्लेन्स को जाने से रोक दिया है। इटली ने अपने बेसिस का इस्तेमाल करने से अमेरिका को परमिशन ही नहीं दी। पोलैंड जैसा देश भी साफ साफ मना कर चुका है कि हमारे पेट्रियट मिसाइल्स आप नहीं ले सकते हो। आलम यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि अच्छा भाई चाइना, अब तुम ही हमारी मदद कर दो, हैं हॉर्मुज को जरा खुलवा दो भाई, जरा बात करो ना। China uses it 90% of their energy. Japan is 95% of the energy. It would be nice if those countries would get involved. जहां ट्रंप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, वहीं इसके ठीक विपरीत जी अपने आप को एक स्टेबल, एक प्रिडिक्टेबल, एक मैच्योर, एक अडल्ट लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो यूएन के नियमों, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है, और इस अफरा तफरी में कोई डिसीजन नहीं लेता है, सब कुछ सोच समझ के लेता है। ट्रंप के कियोटिक फॉरेन पॉलिसी का बिल्कुल ऑपोजिट चाइना अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। अमेरिकन मिलिट्री ईरान में पूरी तरीके से परेशान है। पानी की तरह बम्स गिराए जा रहे हैं, लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। दुनिया भर में अब कोई मदद करने को राजी नहीं है। अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स इंडो पैसिफिक रीजन से मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। ज्यादातर अमेरिकन एलाइज अब खुले में अमेरिका को मना कर रहे हैं, जिसके बदले में सोशल मीडिया में पोस्ट करने के अलावा, गाली बकने के अलावा ट्रंप के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ट्रंप और जी की हाई स्टेक मीटिंग मार्च में होनी थी, उसे पोस्टपोन करके अब मई के महीने में ढकेल दिया गया है। और अब जो हालत है उसमें चाइना साफ साफ अपर हैंड लेकर इस मीटिंग में आएगा, अपर हैंड लेकर दुनिया से बात करेगा। लेकिन फिर भी चाइना से आप कोई तीखी बयानबाजी नहीं सुन पाओगे, कोई चेस्ट थंपिंग आपको नहीं दिखेगा। वो चुपचाप अपना काम करता रहेगा, क्योंकि वो कहावत है ना, जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए, उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। चाइना भी वही काम कर रहा है।
पहले गेम चुपचाप से खेल रहा है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है, अपना प्रॉफिट निकाल रहा है, एक दुनिया के सामने सीनियर स्टेबल सीरियस लीडर की तरह उभर रहा है, और जो गलतियां अमेरिका कर रही है चुपचाप से खड़े होकर मुंद मुंद मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि बेटा तुम और गलतियां करो, वर्चस्वता तो हमारी ही होगी अब दुनिया भर में। दुनिया के बारे में खबर जरूर रखिए, लेकिन आज ही एक स्मार्ट डिसीजन भी लीजिए, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। अनसर्टेनिटी को अवॉइड आप नहीं कर सकते हो, पर उसका इंपैक्ट जरूर आप कंट्रोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए, आज ही अपने और अपने पूरे फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, ताकि मुश्किल वक्त में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। आई विश यू ऑल द बेस्ट।